हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारी इस टाइम पर इस प्लेटफॉर्म पर क्लास आपको नज़र आती है, इस चैनल पे आपको क्लास हमारी नज़र आती है। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। 2 या 3 दिन बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन आप मान सकते हैं कि 2 दिन बाद, मतलब 16 नवंबर 2021 से शुरू होने जा रहा है एग्ज़ाम का महाकुंभ, जिसे आप कहेंगे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम। देखिए, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, 26 साढ़े 26 हज़ार वैकेंसीज कम नहीं होती, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं एनटीपीसी जो एग्ज़ाम हुआ CBD 1 का, जिसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, वेटिंग में है। तो उस वैकेंसीज़ में लगभग 36 हज़ार के आसपास नौकरी यहाँ थी, जो कि 35,500 के आसपास अब आपको मिलेंगी। तो उसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 26 हज़ार, वहाँ 36 थी, यहाँ 26 है, तो कम नहीं है, केवल 10 हज़ार का ही अंतर है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ये होने जा रहा है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन पे आधारित एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। एक बार जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से सभी लोग। और तैयारी हो गई है ना पूरी? ऐसा तो नहीं है कि अभी तैयारी नहीं हुई है, अभी धीरे धीरे जाग रहे हैं नींद से अंगड़ाइयाँ लेके कि भैया होगी तैयारी, करेंगे। अगर नहीं हुई है अभी भी तैयारी, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपका टारगेट रहता है, किस चीज़ को दिमाग में रख के, किस चीज़ को जहन में रख के आप तैयारी शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। स्टैटिक जी के प्लस करंट अफेयर के सवालों को हम टैकल करेंगे, मॉक टेस्ट के रूप में मैं क्लास लूँगा, क्योंकि 2 दिन बाद एग्ज़ाम है तो समझाना अनिवार्य है, मगर समझाने के साथ साथ ज़्यादा क्वेश्चंस को डील करवाना ज़्यादा अनिवार्य है, जो कि एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सवाल आपको आज कराऊंगा, बहुत अमेजिंग अमेजिंग। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट करी है, तो आपको ये सभी फीचर्स, ये सभी बेनिफिट्स वहाँ पर नज़र आएंगे, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। इसके साथ साथ ये प्लस कोर्स है। 17 नवंबर 2021 से एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है। इस बैच में एनरोलमेंट करना है तो आपको चुकाना पड़ेगा 7800 रुपये। और अगर आप ये नहीं चुकाना चाहते, इस पर चाहते हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाए लगभग 10% का, तो आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 24 महीने। अगर आप चाहते हैं 24 महीने वाला लेना, तो 24 महीने भी ले सकते हैं, प्लस 8 मंथ्स इसमें आपको एडिशनल पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 12 महीने वाला कोर्स अगर आप लेना चाहते हैं, तो 12 महीने भी इसमें आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड, प्लस आपको यहाँ पर 4 मंथ्स एडिशनल पढ़ने के लिए मिलेगा। साथ साथ 6500 रुपये चुकाने पड़ेंगे आपको अगर आप 1 साल का कोर्स लेना चाहते हैं, और अगर आप मंथली बेसिस पर चाहते हैं तो 542 रुपये, और इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा यदि आपने यूज़ किया मेरा कोड CM10। इसके अलावा ये रहेगा आस्क का डाउट बाय अनअकैडमी। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट ओरिएंटेड डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये एडिशनल मंथ्स रहेंगे रेज योर हैंड। चलती हुई क्लास में अगर आपका अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे कोई डाउट आ रहा है, तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फीचर का इस्तेमाल करेंगे, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसके अलावा 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको प्रदान की जाएगी। एसएससी कॉम्बैट ये करवाया जाता है एवरी संडे। कल ये कॉम्बैट करवाया जाएगा दोपहर 12 बजे। पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यूज़ करना होगा मेरा कोड CM10। अगर आपने ये कोड इस्तेमाल नहीं किया तो पार्टिसिपेट में आपको एंट्री नहीं मिल पाएगी, ठीक है जी। फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब बहुत सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे नंबर स्कोर किए, 40 सवालों के जवाब 50 मिनट में ठीक दे दिए तो। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जल्दी से पढ़ देता हूँ सवाल को, फटाफट से टैकल करने की कोशिश कीजिए। एजुकेशन राइट जी, बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल राइट के बारे में आप जानते होंगे, मौलिक अधिकार के बारे में। उस मौलिक अधिकार में आपको एक राइट टू एजुकेशन भी मिलेगा। कौन से आर्टिकल में मिलेगा? आर्टिकल नंबर 21A में आपको राइट टू एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ नजर आएगा। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक जगह आपको एक जगह और आपको मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ड्यूटीज़ में, जहाँ पे जोड़ी गई थी 11वीं ड्यूटी। ये एजुकेशन राइट के नाम से मैं आपको चीज़ समझा रहा हूँ, बस। क्लियर? सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक कंपनीज हैज पार्टनर्ड विद फ्लिपकार्ट होलसेल टू प्रोवाइड एम्बेडेड बाय नाउ पे लेटर ऑफरिंग टू MSME। दोबारा पढ़िए। निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस फिनटेक कंपनी ने MSME मतलब मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को एम्बेडेड बाय बाय नाउ पे लेटर ऑफरिंग प्रदान करने के लिए, किस फिनटेक कंपनी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट होलसेल के साथ भागीदारी की है?
समझाता हूं सर अर्थ क्या है सवाल का। अभी आप सामान खरीद लीजिए, पैसा बाद में दीजिए। तो इसके लिए किस कंपनी ने फ्लिपकार्ट के साथ भागीदारी करी है, सवाल ये है। उम्मीद करूंगा शॉर्ट लाइन में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। ऑप्शन है पेटीएम, रुपफी, रुपफी, रोजर पे या फिर जेस्ट मनी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? अंजलि जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। शिवम सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दयाल राउत जी बहुत बहुत स्वागत है। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट से। ठंड वंड तो नहीं लग रही भैया? मतलब ठंड वंड के चक्कर में कहीं जाड़े वाड़े के चक्कर में बैठे हैं, आग वाग जला के हाथ सेक रहे हैं रात के 8 बजे? चलिए, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर इस क्वेश्चन को आप कनेक्ट करना चाहेंगे, अगर आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आप चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद करने में बिलीव करते हैं, तो देखिए याद करने की टेक्निक बहुत लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं तो एक सवाल आपसे और पूछूंगा। एक राजा हुआ करता था, एक बादशाह हुआ करता था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। याद है? नाम हुआ करता था शेर शाह सूरी। सूरी डायनेस्टी का संस्थापक जिसका नाम था शेर शाह सूरी। कहते हैं अगर ये मरता नहीं, मरा कैसे था? तो कालिंजर के फोर्ट पर एक तोप के गोले से आक्रमण किया गया। कालिंजर के फोर्ट पे एक तोप के गोले से आक्रमण किया गया। कालिंजर के फोर्ट पे तोप के गोले से आक्रमण किया गया और वो तोप का गोला टकराकर वापस आ गया, और जहां ये खड़ा था वहां था बारूद का ढेर, वहां था बारूद का ढेर, और उस बारूद के ढेर में हो गया ब्लास्ट और इसकी मौत हो गई। कहते हैं इतिहासकार अगर शेर शाह सूरी उस तरह नहीं मरा होता और लंबे समय तक अगर इसने राज किया होता तो यह अकबर महान से भी बहुत बड़ा राजा बनता, बहुत बड़ा शासक बनता। ठीक, इसने भारत में किसकी शुरुआत करवाई थी? इसने भारत में रुपया शुरू करवाया था। ये वही रुपया है आज जिसे आप रुपी के रूप में देखते हैं। ठीक है जी, तो भारत की आज भी करेंसी क्या है? रुपी ही है। आप इसे भी रुपी ही पढ़ सकते हैं। और सवाल का जवाब भी क्या है? सवाल का जवाब है रुपफी, मतलब रुपी ही रहेगा सवाल का सही जवाब। उम्मीद करूंगा इतनी सारी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल गया होगा। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ मिलेगा? सासाराम बिहार में आपको नजर आएगा। शेर शाह सूरी ने बाबर को हराया था। ठीक है जी, 2 बार 2 युद्ध में हराते हुए नजर आएगा। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने एक प्रथा दोबारा शुरू करवाई थी, जिस प्रथा का नाम था हुलिया एवं दाग प्रथा। हुलिया एवं दाग प्रथा जो थी, दाग प्रथा जो थी वो दोबारा से शुरू करवाने वाले बादशाह का नाम क्या था? मतलब दोबारा से शुरू कराने वाले राजा का नाम क्या था? तो आप बोलोगे उसका नाम था शेर शाह सूरी। जल्दी से बताइए पहला राजा कौन मिलेगा जिसने ये हुलिया और दाग प्रथा शुरू करवाई थी? चलिए जी, अरे धीरे धीरे करके जुड़ते हैं सर, पता नहीं धीरे धीरे एक एक, मतलब ऐसे जैसे सीक्वेंस में कभी लंगर बट रहा होता है ना, तो पहले 2 लोग आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 20 आएंगे, ऐसे जुड़ते हैं। चलिए, ये वाला पॉइंट भी याद रखना। हुलिया और दाग प्रथा सबसे पहले किसने शुरू करवाई थी? हुलिया और दाग प्रथा सबसे पहले शुरू करवाने वाले का नाम था, बताइए एक बार जल्दी से, अगर नहीं पता तो लिख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू करवाई गई थी हुलिया और दाग प्रथा। उम्मीद करूंगा हुलिया और दाग प्रथा का अर्थ आप जानते हैं। नहीं जानते तो सर्च कर लेना हिस्ट्री बाय चेतन सर, आपको मिल जाएंगी ये पूरी की पूरी वीडियोस। एक सवाल और पूछूंगा आपसे यहीं पे, अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था रानी पद्मावती? जो आप पढ़ाई है, आपने पढ़ाई होगा पद्मावत के बारे में, तो महल पर आक्रमण कब किया था? सवाल यहाँ पर ये है। ठीक, इस सवाल का जवाब हो गया रूफी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर्स हु हैव बीन अवॉर्डेड द लाइफ मेंबरशिप ऑफ मेलबोर्न क्रिकेट क्लब। उन भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिन्हें मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम मेंबरशिप उन्हें प्रोवाइड की गई है। सवाल ये है, नाम बताइए उन खिलाड़ियों का। अजय जडेजा, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह या फिर जगवल श्रीनाथ, महेंद्र सिंह धोनी और अजय जडेजा। चलिए सर, पॉलिटिक की क्लास नहीं चल रही? जी पॉलिटिक की क्लास चल रही है, मगर फ्राइडे आपने देखा मंडे क्लास हुई, ट्यूसडे हुई, थर्सडे हुई, वेडनेसडे हुई, 4 दिन क्लास हो गई, 2 दिन ऑफ रखा है। ठीक, 5 दिन क्लास कराया करूंगा सर पॉलिटी की वीक में। 5 दिन मोर देन सफिशिएंट है, 2 दिन और भी तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना पढ़ाई पे। 5 दिन, इस बार 4 दिन हुई है, वैसे 5 दिन हुआ करेगी। A to Z पॉलिटी की क्लास हमारी चल रही है। बिहार PCS के एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं सर, इतना तो पढ़ा दूंगा कि बिहार प्रीलिम्स अगर ऑप्शन नंबर ई वहाँ पे दिया जाता है ना, तो आप ऑप्शन नंबर ई को भी कंक्लूड करके पेपर टिक कर देंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे मेंस में पॉलिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक पूरा पेपर पॉलिटी का आपको देना पड़ेगा मेंस में बिहार में। ठीक, आराम से हो जाएगा। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत सही सवाल है, बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चन है।
सवाल का सही जवाब है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से आप सभी लोग इन्हें जानते होंगे, टर्मिनेटर के नाम से इन्हें जाना जाएगा, हरभजन सिंह। और जगवल श्रीनाथ, ये भी एक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, मतलब पहले भारतीय टीम के लिए खेलते थे, अब संन्यास ले लिया है, काफ़ी टाइम हो गया है। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, हरभजन सिंह और जगवल श्रीनाथ। याद रखना, यहाँ पर अजय जडेजा को काटकर उसने दे दिया होता महेंद्र सिंह धोनी, तो बच्चा इतना कैलकुलेटेड प्ले करता है ऑन फील्ड, मतलब पेपर देते टाइम उसको ऑन फील्ड कहेंगे ना, तो ऑन फील्ड इतना कैलकुलेटेड प्ले करेगा कि महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह ही लगा कर आएगा वो। मगर सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हरभजन सिंह एंड जगवल श्रीनाथ। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। ग्राउंड का नाम भी देख लीजिए, मेलबोर्न, ये मैरीब्लॉन रहेगा क्रिकेट ग्राउंड, क्रिकेट क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। पहले तो यहीं तक टिक कर लीजिए क्वेश्चन को। मान लीजिए एग्जाम में सवाल ही ये पूछ लिया गया कि मौजूदा समय में भारत के कौन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा उनका नाम है पीयूष गोयल। ठीक, उनका नाम क्या है, उनका नाम है पीयूष गोयल। अब पढ़ते हैं आगे। हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड a 250 mm sea water supply scheme in which of the following union territories। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय शासित प्रदेश में 250 मिलीमीटर सीर जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू और कश्मीर? चलिए, 1313 में अटैक किया था, बहुत बढ़िया। 1303 में, जी बहुत बढ़िया। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? चलिए जी, सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। चंडीगढ़, पुडुचेरी, लद्दाख या जम्मू और कश्मीर? चंडीगढ़ के बारे में मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि मान लीजिए एग्जाम में डायरेक्ट यही सवाल पूछ लिया गया कि चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ की स्थापना हुई, जब पंजाब को बांट दिया जाएगा 2 क्षेत्रों में, जहाँ पर आप देखेंगे लगभग 66.2/3% जो क्षेत्र है उसमें पंजाब मिलेगा और बाकी क्षेत्र में 33/1/3 क्षेत्र में आपको हरियाणा मिलेगा, और दोनों की एक ही राजधानी मिलेगी, चंडीगढ़। भारत का चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, मतलब पंजाब रहेगा, हरियाणा रहेगा, दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ अपनी खुद की भी राजधानी है क्योंकि वो एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। मान लीजिए एग्जाम में सवाल यही आ गया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चंडीगढ़, तो पंजाब मत टिक कराना पेपर में, कैलकुलेशन के साथ प्ले करना, कैलकुलेट करके मिनिमम रिस्क के साथ प्ले करना है। ऐसे नहीं कि धुआंधार बैटिंग कर रहे हो भाई साहब, आज तो बॉलर सामने हल्का टकरा गया तो 6 छक्के मार देंगे आज, समझ से खेलना थोड़ा सा। ठीक, तो 1 नवंबर 1966 को स्थापना करवाएंगे आप चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ अपनी ही राजधानी है, सेल्फ कैपिटल भी है वो, क्लियर। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा की राजधानी तो है ही, इसके अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है जहां पर हाई कोर्ट भी मौजूद है, जैसे दिल्ली में भी हाई कोर्ट मौजूद है, दिल्ली भी एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। जम्मू और कश्मीर में भी हाई कोर्ट है, वो भी एक केंद्रीय शासित प्रदेश है। तो कितने केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जहां पे हाई कोर्ट है? 3। सवाल का सही जवाब जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी है। कौन मिलेंगे जम्मू और कश्मीर के अभी मौजूदा समय में? एलजी। चलिए, यहाँ के एलजी कौन है और लद्दाख के एलजी कौन है, दोनों सवालों के जवाब दे दीजिए। लद्दाख के भी एलजी बता दो फटाफट से। अरे मनोज सिन्हा तो बता ही दोगे आप इजीली, लद्दाख वाले बता दो फटाफट से कि लद्दाख वाले एलजी का नाम क्या है? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, ये क्लास आपको यहीं मिलेगी डेली बेसिस पर। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। जम्मू को कब बनाया गया था केंद्रीय शासित प्रदेश, तो आप जवाब दोगे सर 5 अगस्त 2019 को बिल पारित करवाया गया था। कहाँ से? राज्यसभा से बिल पारित करवाया गया, उसके बाद लोकसभा से बिल पारित करवाया गया और 31 अक्टूबर 2019 को ऐलान कर दिया गया जम्मू कश्मीर को केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया एवं लद्दाख को भी एक केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख में भारत का पहला जियो थर्मल प्लांट स्टैब्लिश करा जाएगा, ये सवाल ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्लियर। इसके अलावा लद्दाख भारत की पहली यूनियन टेरिटरी बनेगी जो 100% सूर्य ऊर्जा पे चलेगी। इसका ऐलान किया गया था अमित शाह जी के द्वारा। लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा खादी फ्लैग लगाया गया जिसकी लगभग ऊंचाई 250 फीट के आसपास आपको नजर आएगी, क्लियर। ये सवाल मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसका वजन 1000 किलो है, ठीक। इसके अलावा कब लगाया गया था, तो 2 अक्टूबर 2021 को ये फ्लैग स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रिसेंटली यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, पहले तो इतना ही हाईलाइट कीजिए पढ़ने का सर, सीक्वेंस में पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे देखिए, अगर मैं आपको मेरे नोट्स दिखाऊं ना,
जैसे देखिए, अगर आप मेरे नोट्स देखेंगे ना तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ूंगा सर, जिस भी चीज़ को पढ़ूंगा ना एकदम सीक्वेंस में पढ़ने की मेरी कोशिश रहती है कि भैया पढ़िए तो एकदम सीक्वेंस में पढ़िए। जैसे मान लीजिए ये मेरे नोट्स हैं, तो मैं एकदम सीक्वेंस में जिस चीज़ को पढ़ूंगा कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस भी चीज़ को पढ़िए कोशिश कीजिए कि कंप्लीट पढ़ लिया जाए, ठीक। तो रिसेंटली यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, मंत्रालय कौन संभाल रहे हैं? नितिन गडकरी जी संभाल रहे हैं ये वाला मंत्रालय। हैज एड्रेस द नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय अंतर धार्मिक सम्मेलन को संबोधित किया है? वो चार धाम वाला बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब देते हुए कहा है कि अगर युद्ध हो गया तो क्या करेंगे, तो रोड को चौड़ा करने दीजिए, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में रोड को चौड़ा करने दीजिए। चार धाम मेनली तो फोकस तो टूरिज्म पे था ही वहां पर, मगर और फोकस डिफेंस वाले क्षेत्र पे भी था। ये वाली न्यूज़ आपने कल देख ली होगी। इस सवाल का जवाब दीजिए, सूरत, नागपुर, लुधियाना या वाराणसी? क्या है सवाल का सही जवाब? गिरीश चंद्र मुर्मू, बहुत बढ़िया। जीसी मुर्मू बता रहा है। कौन बता रहा है जीसी मुर्मू? जीसी मुर्मू को चेंज नहीं किया गया था क्या? मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ आपसे। भारत के कैग कौन मिलेंगे फिर? सीएजी कौन है? और अगर कैग वहाँ के एलजी बन के भी काम कर रहे हैं तो अन्य किसी लाभ के पद पे नहीं बैठ सकते। ये तो कंडीशन मिलेगी ना गवर्नर बनने के लिए कि नो अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकते। और अन्य किसी लाभ के पद की परिभाषा ये रहेगी कि वो उस पद पर बैठ के किसी अन्य व्यक्ति को अपॉइंट नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दे सकते। तो आपको लगता है, मतलब थोड़ा तो खेलिए समझदारी से। चलिए, इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? सर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खेल रहे हैं। नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब संसदीय क्षेत्र, जैसे अगर हम बात करें भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वाराणसी है। इसी प्रकार से ये कहाँ से मिल जाएंगे? नागपुर से मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, पता नहीं सीएनजी बस पे था वो या फिर एक बस पे क्वेश्चन था, पता नहीं सीएनजी बस थी, पता नहीं एलपीजी बस थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि सबसे पहले कहाँ चलाकर देखी गई। उसको एक बार लिख कर रख लेना, रफ में लिख कर रख लेना, ठीक है ना? क्वेश्चन को रफ में लिख कर रख लेना एक बार, क्लियर। उसकी इनॉग्रेशन भी नितिन गडकरी के जी के ही द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स? ऐसा कोई है जो डिप्लोमेट्स के बारे में नहीं जानता? शायद सभी लोग जानते होंगे डिप्लोमेट्स के बारे में। अगर आप नहीं जानते तो ईजी है जानना। हाई कमिश्नर डिप्लोमेट्स की बात कर रहा है कोई भारतीय। हमेशा मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे मिनिस्टर हमेशा किसी ना किसी कंट्री में बैठे हैं और संबंध सुधारने के लिए बात कर रहे हैं, तो हम अपने डिप्लोमेट्स को छोड़ देंगे वहाँ पर, वो उस कंट्री में बैठे हैं और अगर मान लीजिए बात करनी है तो हम डिप्लोमेट से बोलेंगे कि आप जाइए हमारे बिहाफ पर जाकर ये बात कीजिए। तो वो डिप्लोमेट्स वाली बात हो रही है, क्लियर। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमेट्स इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू सेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द डिप्लोमेट्स इन शेपिंग द वर्ल्ड। दुनिया को आकार देने में राजनयिकों द्वारा किए गए योगदान को मानने के लिए हर साल राजनयिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या 20 अक्टूबर? सर अक्टूबर तो पूरा करवा कर भेजूंगा। 4 मंथ की करंट अफेयर। अच्छा सर देखिए राजीव जी, मैं ना मतलब फेक प्रोमिस करने में बिलीव नहीं करता। सर देखिए मैंने अगस्त पूरा करवा दिया है, मैं करवा चुका हूँ सर अगस्त पूरा। सितंबर सर मैंने पूरा करवा दिया, ठीक। जीडी के लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात, सितंबर मैंने पूरा करवा दिया सर। अक्टूबर मैं पूरा करवा कर भेजूंगा। इसके अलावा नवंबर आपको पूरा करवा कर भेजूंगा। 15 तारीख को नवंबर ही करवाऊंगा पूरे दिन, 3-4 क्लासेस लूंगा, पूरे दिन नवंबर ही करवाऊंगा, पूरा करवा दूंगा ताकि ऑन द स्पॉट आंसर टिक करने में आसानी हो जाए, इसलिए लास्ट तक रख रखा है इसे। इसके अलावा सर मैंने एमटीएस के लिए ना अप्रैल, मई, जून और जुलाई ये पूरा करवा दिया था। तो सर ऑलमोस्ट मैं सिलेबस कंप्लीट करवा चुका हूँ जीडी के लिए। अब जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है मेरे साथ उसके मैं 100% गारंटी दूंगा सिलेक्ट होना चाहिए भाई, भगवान बस लाज रख लेना। सवाल का सही जवाब 24 अक्टूबर है। एक सवाल और पूछना चाहूँगा यहीं आपसे, यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की यूएन की स्टैब्लिशमेंट ये मत बोल देना 1945 में हुई थी और भारत भाग बन गया था 1945 में ही, अक्टूबर के महीने में ज्वाइन कर लिया था, 31 अक्टूबर के आसपास डेट थी, ये मत बोलना। मैं तारीख पूछ रहा हूँ केवल, यूएन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? सर यहीं पर है राजीव जी, यहीं पर है सारी क्लासेस। आप पुरानी क्लासेस को उठाकर देख लीजिए, सारी क्लासेस यहीं पर है।
पहले एमटीएस के लिए बैच चल रहा था, अब जीडी के लिए चला रखा है ये। इसके अलावा एप्लीकेशन पे बैच चला रखा है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, पॉलिटी वाला, 100 डेज वाला। सवाल का सही जवाब 24 अक्टूबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ, यूएन की स्थापना कब हुई थी ये बता दीजिए। अगला सवाल, रिसेंटली विच कार्टूनिस्ट 100 बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड। हाल ही में किस कार्टूनिस्ट की 100वीं जयंती मनाई गई है? 100वीं जयंती मनाई गई है जी। सवाल यहाँ पर यह है, किस कार्टूनिस्ट की 100वीं जयंती मनाई गई है? सुधीर तिलांग की, प्राण कुमार शर्मा जी की, आर के लक्ष्मण साहब की, या फिर वसंत सारवत जी की? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? 100वीं जयंती। सर पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग बोलेंगे तो 12 पीडीएफ पढ़िए इनकी, 12 की 12 सारी शेयर कर देता हूँ एक साथ ग्रुप्स में। ठीक, अक्टूबर की 12-13 पीडीएफ्स पढ़िए। अगर आप लोग बोलेंगे तो अभी क्लास के बाद 12-13 पीडीएफ्स एक साथ शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि इनकी किताबें, इनके कार्टून, मतलब इनके क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं ना एग्जाम में जिसकी शायद कोई लिमिट नहीं है, इतने फेमस पर्सन है। सवाल का सही जवाब आर के लक्ष्मण है। वो एक शो आता था सब टीवी पर, वो मामूट्टी वाला, मेरे ख्याल से, मैं शायद नाम तो स्किप कर रहा हूँ प्रोग्राम का, मगर शायद वो मामूट्टी इतना फेमस कैरेक्टर था, शायद आप लोग सब याद आ गया होगा। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर के लक्ष्मण साहब की 100वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने आपको और पढ़ाया था कि वो नमामि गंगे जो प्रोग्राम था उसके लिए जो कार्टून कैरेक्टर सेलेक्ट किया गया था उसका नाम क्या था? चाचा चौधरी। वो वाला क्वेश्चन भी याद रखना। नमामि गंगे प्रोग्राम में और बेहतर करने के लिए वॉश इंस्टीट्यूट के साथ हाथ मिलाया गया था। ये वाला सवाल भी आपको पढ़ाया था, वॉश इंस्टीट्यूट वाला, ये क्वेश्चन भी याद रखना। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट किट्टूर रानी चिन्नम्मा जयंती वॉज सेलिब्रेटेड। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में कित्तूर रानी चिन्नम्मा जयंती मनाई गई है? कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? बोमानी साहब वहां बैठे हुए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में कौन बैठा हुआ मिलेगा? जगमोहन रेड्डी। उड़ीसा में नवीन पटनायक बैठे हुए मिलेंगे। बताइए तेलंगाना में किसकी सरकार है? फटाफट। तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको मिल जाएगी अभी मौजूदा समय में, हैदराबाद। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अमरावती मिल जाएगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। हम भी यही कह रहे हैं, मगर हम कह रहे हैं कि सर जब 2 जून 2014 को जब एसएन कृष्णा 2 जून 2014 को जब एसएन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश का बंटवारा, मतलब 2 राज्य बनाए गए, एक राज्य नया बना दिया गया तेलंगाना। तो 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन किया गया तो ये बात क्लियर तौर पे बोली गई कमेटी के द्वारा कि अगले 10 वर्षों के लिए राजधानी दोनों की हैदराबाद ही रहेगी। क्लियर, हैदराबाद राजधानी है। हैदराबाद मौजूद है मूसी नदी के किनारे पर। साउथ इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर नहीं बेंगलुरु मिल जाएगी, जिसका सिंबल सन 2003 में मतलब जिसका नाम सन 2003 में बदला गया था। जैसे सवाल आता है एग्जाम में कि वो जो उड़ीसा था या फिर उड़िया भाषा थी ना, उसको उड़िया भाषा, ऐसा उड़िया था, पता नहीं उड़िया था, उसको कब बदला गया? तो 96वें संविधान संशोधन से सन 2011 में ये इनिशिएट लिया गया। तो इसी प्रकार से ये वाले सवाल भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब कर्नाटका है। टाइम थोड़ा कम बचा है, रैपिड फायर रिवीजन आप मान लीजिए, जल्दी 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 रिकॉल कर लीजिए चीज़ों को, सबको एक साथ, इसीलिए पूरी कहानी समझा दी आपको। उड़ीसा के संदर्भ में आप जानते ही हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को ओलंपिक में हॉकी में कौन सा मेडल प्राप्त हुआ? तो ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ। कैप्टन कौन थे? मनप्रीत सिंह। कोच कौन थे? ग्राहम रेड। ग्राहम रेड बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा ने, आप सभी लोग जानते हैं, 100 करोड़ रुपए स्पॉन्सर कर रखे हैं। कौन सी टीम को? तो हॉकी टीम को। तो वो वाला पॉइंट भी याद रखना। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम फैजाबाद रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश ने भी एक जगह के नाम को बदलने के लिए भारत सरकार से मंजूरी मांगी है, रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। फैजाबाद रेलवे स्टेशन के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट स्टेशन, श्री रामान्या स्टेशन, श्री राम जन्मभूमि स्टेशन, या फिर कौशल धाम स्टेशन। इसके अलावा आप सभी को याद होगा सर, एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड में
उस नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फटाफट बता दीजिए। चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं सर एग्जाम में आने के। उस नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है सर, इस सवाल का जवाब भी बता दीजिए। उत्तराखंड में है ये नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का पुराना नाम था उत्तरांचल, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब किया गया, 1 जनवरी 2007 को ये इनिशिएटिव लिया गया। मौजूदा समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आपको धामी मिल जाएंगे, इतने से भी काम चल जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। चलिए, रामगंगा नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है, चांसेस बनते हैं एग्जाम में आने के। सीधा सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े से ज़्यादा चांस बन जाते हैं। बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही जवाब क्या रहेगा, ये तो आज भी न्यूज़ में है। सवाल का सही जवाब है अयोध्या कैंट स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए। सवाल का सही जवाब है अयोध्या कैंट स्टेशन, ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का सही जवाब। रामगंगा नेशनल पार्क भी आपको पता ही है, आप जानते ही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट बैट, बैट की बात कर रहा है, वो बैट जिसे तुम बचपन में थापी से पिटे हो ना, वो वाले बैट की, वो बड़ा बैट हो गया, उसकी बात हो रही है। ठीक, रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट बैट वॉज अनवेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट बैट का अनावरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है। चंडीगढ़ एक सवाल ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप। ठीक, हैदराबाद, भुवनेश्वर या फिर जयपुर। भुवनेश्वर किसकी राजधानी है, भुवनेश्वर राजधानी है सर उड़ीसा की। भुवनेश्वर भारत का पहला शहर है जहां पर 100% टीकाकरण कर दिया गया था। इसके अलावा भारत का पहला राज्य जहां पर लगभग 100% टीकाकरण कर दिया गया था 18 वर्ष की आयु से ज़्यादा लोगों को, उस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। वो वाला पॉइंट भी याद रखना भाई, उस राज्य का नाम हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कोरोना की चौथी लहर से जूझ रहा है यूरोप। जर्मनी में 50,000 केसेस आए हैं एक दिन में। दुनिया का पहला देश जिसने वैक्सीन बनाई थी, उसमें से एक देश, वहाँ पे लोगों ने वैक्सीन कम लगवाई है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के नेगेटिव, वैक्सीन तो लोगों ने कम लगवाई है, यही दिक्कत है। ठीक, तो वैक्सीनेशन का मौका मिले सर कर लीजिए। जी, भोपाल हबीबगंज का नाम चेंज हो रहा है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बी देसी यादव जी, बहुत ज़बरदस्त सर, अच्छी चल रही है तैयारी, आप चीज़ों को लेकर अपडेटेड है। चलिए, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब, सबसे बड़ा क्रिकेट बैट, बैट लिखा है भाई साहब, इतना पढ़ के आगे मत बढ़ जाना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पढ़ते ही अहमदाबाद। अरे स्टेडियम की बात नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा मोटारा स्टेडियम, मोटारा स्टेडियम का नाम फिर हुआ था क्या, सरदार पटेल स्टेडियम, उसके बाद हुआ नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम। तो तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक बात है, मगर वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट तक ही मत जाना, आगे भी पढ़ लेना। सवाल का सही जवाब हैदराबाद है। हैदराबाद किसकी राजधानी है, अभी अच्छे से समझाया है, ऑप्शन नंबर बी है सवाल का सही जवाब, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर मौजूद है, तो हैदराबाद सर मूसी नदी के किनारे पर मौजूद है। किस रिवर के किनारे पर मौजूद है, मूसी रिवर के किनारे पर मौजूद है हैदराबाद। भुवनेश्वर से एक पॉइंट बनता था, वो भी आपको समझा दिया है। जयपुर वाला क्वेश्चन वो इंटरनल पार्ट वाला ही बनता है कि भाई, चलिए एक सवाल और बनता है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, नंबर ऑफ विंडोज इन हवा महल, ये सवाल बना है एग्जाम में, एसएससी में ही बना है, नंबर ऑफ विंडोज इन हवा महल, हवा महल में कुल मिलाकर कितनी खिड़कियां हैं। इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, जवाब देने की कोशिश कीजिए। मैं लगाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस, डीए की बात कर रहा है भाई, जब सरकारी हो जाओगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, हाउ मच परसेंट ऑफ इंक्रीज इन डियरनेस अलाउंस हैज़ बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है, 3%, 5%, 2.5% या फिर 1%। चलिए, चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑपरेशन पोलो आपको मिलेगा जी, और 1949 के आसपास। ठीक है ना, वो हैदराबाद वाला ऑपरेशन पोलो मिलेगा जो चलवाया गया था सरदार पटेल साहब के द्वारा। ऑपरेशन पोलो, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यूएन में खड़े होकर बोल रहे थे कि भाई भी गलत है, कश्मीर वाले मैटर पे चर्चा हो रही थी और पीछे से पता चला कि हैदराबाद आज़ाद करवा लिया गया। ठीक, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन कैक्टस, इसके अलावा ऑपरेशन पवन, ठीक, कई सारे ऑपरेशंस आपको मिलेंगे।
सवाल स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल, कितने प्रतिशत डीए बढ़ाया गया है? तो सवाल का सही जवाब है 3%, 3% रहेगा इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज वॉन द अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, हिंदी में पढ़ देता हूँ, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे टिकाऊ, शब्द देख रहे हो कितना सही यूज किया है, सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? मतलब उनकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत बेहतर है, उसका खिताब जीता है। सवाल ये है, गोवा, तमिलनाडु, केरल या पंजाब? बनेगा जी सवाल, अच्छा है। सवाल स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। गोवा, तमिलनाडु, केरल या फिर पंजाब, किस राज्य ने जीता है ये वाला खिताब? और आप किस राज्य में रहते हैं ये भी ज़रूर बताइए कि आपके राज्य में कितनी बेहतर टिकाऊ सिस्टम आपके राज्य में मौजूद है परिवहन वाला। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सर सवाल का सही जवाब है केरल। ऑप्शन नंबर सी है सवाल का सही जवाब, केरल है इस सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। अगर एक आधा ऑप्शन और थोड़ा सा इधर उधर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे गोवा को काट के अगर गुजरात कर दिया जाएगा ना तो बच्चा थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाएगा। मगर सवाल का सही जवाब केरल है। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप केरल ही टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज वॉन द 2021 डेनमार्क ओपन मेंस सिंगल बैडमिंटन चैंपियनशिप? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने वर्ष 2021 में डेनमार्क ओपन पुरुष एकल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? आप सभी को याद होगा, कल मैंने पढ़ाया था ऊबर कप के बारे में। कल मैंने बताया था ऊबर कप के बारे में कि ऊबर कप के डिफेंडिंग चैंपियन थे जापान, और इस बार जापान को हराकर चैंपियन कौन बन गया? तो चैंपियन बन गया चाइना। ये वाला क्वेश्चन याद रखना, क्लियर? ऊबर कप वाला भी। ऊबर कप का संबंध भी किससे है? तो सेम बैडमिंटन से ही है ऊबर कप का संबंध भी। ऊबर कप पूछ जाए चाहे थॉमस कप पूछ जाए, दोनों का संबंध बैडमिंटन से है। अब बताइए ये किसने जीता है? चैंग लॉन्ग ने, कैंटो मोमोता ने, एंड्रस एंटोनसन ने या फिर विक्टोर एक्सलेंसन ने? चलिए, ये रिवीजन का तरीका है कि कल जो पढ़ा था उसको भी आज ही जोड़ लीजिए ताकि कल का भी रिवाइज हो जाए। फिर कल जो पढ़ेंगे उसमें आज के क्वेश्चंस को जोड़ लेंगे ताकि आज का भी रिवाइज हो जाए। ऐसे करके सीक्वेंस में आप खेलेंगे ना तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी आपको। चलिए जी, वैष्णवी मिश्रा जी, ऋषभ जी, बहुत बढ़िया। सीमा जी, शिवांगी जी, प्रदीप जी, बहुत सही। दीजिए जवाब, कीजिए ट्राई, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ए, बी, सी या फिर डी? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखिएगा, क्यों पूछ सकता है तो उसका जवाब भी आपसे ही मिलेगा। डेनमार्क की प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने हाल फिलहाल में भारत की यात्रा करी है 3 दिन की? चलिए, डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए और डेनमार्क की राजधानी क्या है? सी से शुरू होगी, आप थोड़ा सा हिंट भी दे रहा हूँ आपको, ठीक। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? महिला है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में भारत का दौरा किया 3 दिन का। तो उनसे डेनमार्क हमारे लिए न्यूज़ में है, तो ये सवाल बनने के चांसेस हैं। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री और कैपिटल बता दीजिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू लॉन्च द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रीसाइलेंट आइसलैंड स्टेट आइरिस इनिशिएटिव ऑन द साइडलाइंस ऑफ COP26? भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ COP26 के मौके पर रीसाइलेंट आइलैंड स्टेटस पहल के लिए बुनियादी ढांचा शुरू करने के लिए सहयोग किया है? बताइए भाई, भारत ने इसके संदर्भ में किस देश के साथ बुनियादी ढांचा शुरू करने का बोला है, कोलैबोरेट करने के लिए बोला है? ऑस्ट्रेलिया यूके, ऑस्ट्रेलिया USA, जापान रशिया या फिर फ्रांस UK? चलिए, कोपेनगन, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे सर राजधानी क्यों पूछेगा? सर GD का पेपर है, कोई तुम्हारा UPSC का पेपर नहीं है। वो जहाँ पूछेगा तुमसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए डेनमार्क कितना बड़ा है, ठीक है? या फिर बताइए कि यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग लगभग 850 किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल मिल जाएगा कीव का आपको। तो डिपेंड करेगा पेपर कौन सा है, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी भी पेपर में कुछ भी पूछ लेगा। सवाल का सही जवाब ऑस्ट्रेलिया UK है।
ऑस्ट्रेलिया और यूके है सवाल का सही जवाब। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है। मेरे हिसाब से अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता ना और मैं आपकी जगह विद्यार्थी होता तो मैं क्या पढ़ के जाता इस क्वेश्चन में, आयरिस की फुल फॉर्म, रीस आइलैंड आइसलैंड स्टेट्स, मैं फुल फॉर्म पढ़ के जाता, यहाँ से पढ़ के जाता सर ये रही इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीस, मैं एक बार रब करके आपको दिखा देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए आप लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीस आइलैंड आइसलैंड स्टेट, आयरिस की फुल फॉर्म पढ़ के जाता मैं अगर आप लोगों की जगह होता तो। कंट्री तो पढ़ के जाता कि कौन कौन सी है, किसके साथ भारत ने कोलैबोरेट करने के लिए बोला है इस पर्पस के लिए, ऑस्ट्रेलिया और यूके के साथ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, यूके के बोरिस जॉनसन है। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आप जानते हैं। कॉप की जो बैठक हुई है वो कहाँ पर हुई है, ग्लासगो में हुई है। ठीक, ये पॉइंट भी याद रहेगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल स्टेयरिंग कमेटी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। ये स्टेयरिंग कमेटी जो है ना, ये आपको मिलेगी संविधान सभा में भी। एक कमेटी मिलेगी जिस कमेटी का नाम था स्टेयरिंग कमेटी। संविधान सभा में एक कमेटी मिलेगी जिस कमेटी का नाम था स्टेयरिंग कमेटी। अध्यक्ष कौन थे उसके, हेड कौन थे स्टेयरिंग कमेटी के संविधान सभा में? संविधान सभा में कुल मिलाकर आपको 15 + 7 लगभग 22 कमेटीज़ मिल जाएंगी, सब कमेटीज़, और उसके अलावा एडिशनल कमेटीज़ आपको और मिल जाएंगी। क्लियर? जवाब दीजिए। अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया, रमेश पोखरियाल निशंक या फिर धर्मेंद्र प्रधान जी। हाल ही में निपुण भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष या इस समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? समितियां पढ़ के जाना भाई, ठीक है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्लास को लाइक वाइक भी कर दिया करो यार, शेयर वेयर भी कर दिया करो। दुश्मन आके दुश्मनी निकाल जाते हैं, तुम दोस्त होकर मतलब तुम लोग यार अपने स्टूडेंट होकर लाइक नहीं कर पाते क्लास को। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अनुराग ठाकुर, मनसुख मांडविया, रमेश पोखरियाल निशंक और धर्मेंद्र प्रधान। पहले तो सवाल का जवाब बनता है, सवाल का सही जवाब धर्मेंद्र प्रधान है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो लिख लेना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेगा सवाल का सही जवाब। क्लियर? स्टेयरिंग कमेटी वाला। इसके अलावा यूनियन कमेटी मिल जाएगी, उसके अध्यक्ष आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल कमेटी मिल जाएगी, इसके अलावा सब फंडामेंटल कमेटी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ द 51st दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2019? ब्रैकेट में ईयर भी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2019 के लिए विजेता कौन है? रजनीकांत, कमल हासन, ए आर रहमान या फिर चिरंजीवी? चलिए जी, पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर करवा दूंगा मैं, डोंट वरी। पीडीएफ मिल जाएगा, जवाब तो देने की कोशिश कीजिए पहले। आप सभी लोग जानते हैं भी हाल फिलहाल में अवार्ड्स की घोषणा की गई है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यही है किसे दिया गया है, और ईयर आपने देख लिया, ईयर आपके सामने लिखा है। इसके अलावा नेशनल अवार्ड भी दिए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि कंगना रनौत जी को भी पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि अदनान सामी और कंगना रनौत दोनों को ही पद्मश्री के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, एवं बहुत सारे अन्य लोगों को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मगर फिल्म इंडस्ट्री से ये दो लोग आपको पता ही हैं। क्लियर? और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर जो ये दो ही नाम क्यों ले रहे हैं, इतने और इतने लोगों ने इतने बेहतर काम किया है, उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप, तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनसे अवार्ड लेने की वापस मांगने की डिमांड की जा रही है कंगना रनौत से, इसीलिए वो दोबारा न्यूज़ में है। ठीक, सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब रजनीकांत है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, रजनीकांत जी है सवाल का सही जवाब। इसमें एक जो अवार्ड दिया गया पद्मश्री, उसमें एक ऐसा अवार्ड मतलब एक ऐसे व्यक्ति को भी अवार्ड दिया गया है जो पाकिस्तान की सेना में सर्व कर चुके हैं। 20 साल की उम्र में वो पाकिस्तान की सेना छोड़कर भारत भाग आए थे। 1971 वॉर से पहले वो भारत भाग आए थे। कहाँ से आए थे? तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से, सियालकोट के आसपास उनकी ड्यूटी थी, वहाँ से उन्होंने भारत में एंट्री करी। बीएसएफ फोर्स ने उन्हें पकड़ा, पकड़ने के बाद बहुत छानबीन करी, पूछा, आप समझ सकते हैं ना, हम तो स्पाई समझेंगे कि भाई कोई हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से एंट्री कर रहा है और ये जासूस है पाकिस्तान का, और इवन वो पाकिस्तान के सोल्जर थे। लेफ्टिनेंट कर्नल, नाम बताने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए फटाफट से, फिर भी मैंने बता दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल तक बता दिया, आगे ट्राई कीजिए। उसके बाद उन्होंने बताया, उन्होंने अपने जूतों में छुपा रखे थे
ऐसे खुफिया सबूत जो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ किए जा सकते थे, तो उन सबूतों को उन्होंने जब दिया, उसके बाद हाई लेवल मीटिंग हुई, बहुत बड़े बड़े सेना के अधिकारी आए, उनसे मिले, उसके बाद इतनी सब चीज़ों को बताने के बाद उन्हें रखा गया था सफदरजंग में, ठीक है, दिल्ली सफदरजंग में उन्हें रखा गया, एक बहुत सिक्योरिटी वाले क्षेत्र में उन्हें रखा गया और उन्हें बोला गया कि आप बाहर मत आइएगा। और भारत कभी ओपनली कभी बोला भी नहीं इन सब बातों को, मगर जब इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो अब ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है ये वाला मैटर। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश की सेना में भी सर्व किया है और मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग देने का काम इन्होंने किया था, गुरिल्ला युद्ध सिखाने का काम भी इन्होंने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। इस सवाल का सही जवाब रजनीकांत है। साथ साथ आपको 4-5 चीज़ें मैंने और भी समझा दी। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। विच फार्मूला 1 ड्राइवर वॉन द 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने 2021 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता है? चलिए, किसने जीता है जी ये ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड? स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस मौजूद हैं, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? चलिए जी, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। किसने जीता है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार? वेल्टेरी बोटेस ने, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वेस्टेपन ने या फिर सर्गियो पेरेज ने? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेस्टेपन ने जीता है। सवाल का सही जवाब है। कौन सा ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हो जीडी में? सर गेम्स वाले क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे जीडी के एग्ज़ाम में, अवार्ड्स वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे, ओलंपिक्स भी गेम्स में आ जाएगा, ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। इसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदाबाद एंड लखनऊ were two new teams that will be part of Indian Premier League IPL में from 2022. How many teams will compete in Indian Premier League IPL 2022? अहमदाबाद और लखनऊ दो नई टीमें जो 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा होंगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में कुल मिलाकर कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए, बहुत सारे पॉइंट्स हैं समझाने के लिए। बस आप लास्ट मोमेंट पे हेजिटेट मत होना, घबराना मत, आराम से जाइए, रिलैक्स होके। 2 दिन 3 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही होगा आपका एग्ज़ाम। सवाल का सही जवाब क्या है? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। क्या 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? इस बार कौन जीता है? आप सभी लोग जानते होंगे, चेन्नई सुपर किंग्स इस बार जीता है। किसको हराया है? कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया है। अगर मैं आपको बोलूं तो प्लीज़ इस बार का आईपीएल एडिशन भी जरूर पढ़ के जाइएगा, बनेंगे चांसेस पूरे के पूरे कि कौन से प्लेयर ने सबसे ज़्यादा रन मारे, ऑरेंज कैप किसे मिली, पर्पल कैप किसे मिली, ये वाला काम करके जाना। फाइनल मैच में कौन चुना गया मैन ऑफ द मैच, ये 3-4 सवाल तो कम से कम करके ही जाना। ट्रॉफी कौन जीता? चेन्नई सुपर किंग जीती। कौन सी नंबर की ट्रॉफी उसने जीती? चेन्नई सुपर किंग ने तीसरी बार जीती। तो ये सभी चीज़ें आप याद करके जाना, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन. What is the total outlay for the आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन? हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए कुल परिव्यय क्या है? बताइए भाई, व्हाट इज द टोटल आउटले, मतलब कुल कितना पैसा उसके लिए लगाया गया है, ऐसी बात यहाँ पे सवाल ये है। चलिए जी, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब? आयुष्मान भारत योजना के बारे में आप जानते होंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम भी जो चलाई गई थी, ठीक, जिसमें 5 लाख रुपए तक का आपको मेडिक्लेम प्राप्त होगा। इसी तर्ज पे राजस्थान ने एक योजना शुरू करी है, जिस योजना का नाम है चिरंजीवी योजना। तो वो भी याद रखना। मान लीजिए एग्जाम में सीधा ही आ गया कि चिरंजीवी योजना शुरू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो आप जवाब देंगे राजस्थान वो राज्य है। इसके अलावा एक स्कीम मैंने आपको कल और पढ़ाई थी कि गाँवों, मतलब जो अपने रिमोट विलेजेस हैं वहाँ तक वो
योजनाओं को पहुंचाया जा सके, इसके संदर्भ में भी एक योजना शुरू करी है राजस्थान ने। तो ये सभी फैक्ट्स एंड पॉइंट्स याद रखिएगा। इस सवाल का सही जवाब है 64,180 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ रिलीज द नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट। हाल ही में किस देश ने जलवायु पर राष्ट्रीय खुफिया अनुमान जारी किया है, रिलीज किया है इंटेलिजेंस नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट। ये किस कंट्री ने जारी किया है, सवाल यहाँ पर ये है। फ्रांस, यूएसए, सिंगापुर या इंडिया। चलिए, किस कंपनी ने नेशनल इंटेलिजेंस एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट जारी किया है, फ्रांस, यूएसए, सिंगापुर या फिर इंडिया। आप सभी लोग जानते होंगे शायद कि यूएसए ने हाल फिलहाल में $1 ट्रिलियन का ऐलान किया है अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के लिए अगले 8 वर्षों में। उनका कहना है कि अगले 8 वर्षों में हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मॉडर्न हाई क्लास बनाएंगे, और अब तक का सबसे बड़ा पैकेज है ये, $1 ट्रिलियन की यहाँ पर बात हो रही है। सवाल का सही जवाब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूएसए में आप सभी लोग जानते होंगे कुल मिलाकर 50 राज्य हैं और आधा केंद्रीय शासित प्रदेश है। क्लियर। इसके अलावा जो बाइडन अभी वहाँ के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, 46 नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और कमला हैरिस 49 नंबर की वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज़ रिलीज्ड द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021। असेसमेंट की स्पेलिंग देख लेना, सीधा पता चल रहा है, स्पेलिंग आ जाए एग्जाम में। ठीक। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी करी है। चलिए, ग्लोबल रिपोर्ट 2021 जारी करी है, किसने करी है, क्या है सवाल का सही जवाब। ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 किसने जारी करी है। क्राई ने जारी करी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी करी है, यूनिसेफ ने, या फिर वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, इन्होंने जारी करी है। चलिए जी, सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्राई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनिसेफ या फिर वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस, क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैज लॉन्च QR कोड साउंड बॉक्स फॉर अ पेमेंट अलर्ट्स। निम्नलिखित में से किस छोटे वित्तीय बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। सवाल बस इतना ही याद रख लीजिएगा, QR कोड साउंड बॉक्स किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने QR कोड साउंड बॉक्स लॉन्च किया है। चलिए जी, दीजिए फटाफट सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा इस सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU लघु वित्तीय बैंक रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टू लॉन्च एन इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। निम्नलिखित में से किस बैंक ने साइबर सुरक्षा जागरूकता पर एक पहल शुरू करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग टू लॉन्च इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी आप समझ सकते हैं भाई साहब, वही ऑनलाइन जो धांधली होती है उसकी वो बात कर रहा है। तो किसने लॉन्च किया है, सवाल यहाँ पर यह है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI ने, HDFC बैंक ने या फिर कैनरा बैंक ने। चलिए, किसने ये लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिए। सवाल का सही जवाब रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है इस सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द जोसेफ आ कुशमैन अवार्ड 2022।
ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है, कुशमन अवार्ड के नाम से आपको याद आ जाएगा। राजीव निगम, राधा बालाकृष्णन, मणिलाल भूमिक या फिर अजमल खान। क्वेश्चन आपको पढ़ा रखा है, एक सेकंड भी नहीं जाना चाहिए इन प्रकार के सवालों में। सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? राजीव निगम, ऑप्शन नंबर ए। कुशमैन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है साल 2022? तो आप जवाब देंगे राजीव निगम जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मीटिंग हुई थी वो कैलिफोर्निया वाली, मैंने आपको पढ़ाया था 9 से लेकर 12 अक्टूबर तक ये मीटिंग हुई थी और 12 अक्टूबर को ऐलान कर दिया गया था, मगर हमें बाद में पता चला। क्लियर? सवाल का सही जवाब है राजीव निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी फॉर 21-23? हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन को 2021 से लेकर 2023 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के लिए चुना गया है 21 से 23 तक। सवाल यहाँ है कौन सी कंपनी को? इन्वेस्ट इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की या फिर इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ये क्वेश्चन भी आपको करवा रखा है। सवाल का सही जवाब है यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया, निवेश भारत, ऑप्शन नंबर ए। और 25वां ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क के लिए है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन देख लीजिए, स्पिनी एंड ऑनलाइन टू ऑफलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग यूज्ड कार हैज रोब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? किसे इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? सवाल यहाँ पर ये है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना क्लास के बाद। क्लियर? उम्मीद करूँगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई क्लास को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कर देना और भाई घंटी का बटन बजा देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन, मतलब चैनल का बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको लगता है कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है, असंवेदनशील टॉपिक पढ़ा रहा है जिसकी इतनी वैधता नहीं है, ना ही उसकी इतनी प्रामाणिकता है, तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं बहुत सारे प्राइसेस। इसके अलावा क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल आइकन को दबा देना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय और